हेलो। साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम 2023 का जो विज्ञान का प्रश्न पत्र है उसको हल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, मैं सब क्लियर करूँगा, आप आराम से देखिएगा। समय इसका वही रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 70 नंबर का होता है, जिसमें से आपके 7 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएंगे वो फिजिक्स के होंगे और 6 बहुविकल्पीय होंगे वो केमिस्ट्री के होंगे और 7 होंगे जीव विज्ञान के। तो देखते हैं हम खंड ए में से फिजिक्स के प्रश्न होंगे वो 7 होंगे। तो आज का हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, आराम आराम से हर एक किसी क्वेश्चन को समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब इमेज बनाने वाला दर्पण है। तो दर्पण तो वही कई प्रकार के हैं। जो समतल दर्पण होता है वो तो बराबर की इमेज बनाता है, और कह रहा है वो आभासी और बड़ा। तो ये छठी कंडीशन आती है जो अवतल दर्पण में होती है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा ही बनता है, बनता आभासी उसमें भी है लेकिन छोटा बनता है। और अवतल में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है और वो बनता है आभासी, कुछ इस तरह का। मैं यहाँ बना कर दिखाऊंगा आपको, कुछ इस तरह का। देखो, ऐसे करके, ऐसे पीछे की ओर बनता है ये इधर की तरफ, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में हम रखते हैं ऐसे करके। कहीं जाकर ये कहाँ बनता है, पीछे की साइड में, वहाँ जाके बनाएगा ये ऐसे करके जाकर बनता है। ठीक है, ये पीछे की ओर बनता है, वो बनता है कैसा, आभासी। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है सही, वो है बी आंसर सही। ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है वो कौन सा है। ये तो छोटा बनाता है, ये बराबर का बनाता है, तो ये तो गोली कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये क्या बचा, अवतल दर्पण। ये छठी कंडीशन, आप अच्छे ढंग से इसको देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है रेटिना। रेटिना को हम कहते हैं दृष्टिपटल। परितारिका नहीं, पुतली नहीं, कार्निया नहीं, तो इसमें रेटिना को हम क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। तो इसमें भी हमारा आंसर बी ही सही है। ओके, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। देखो, श्वेत प्रकाश जब किसी कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो प्रिज्म के अंदर ये खास बात होती है कि जो श्वेत प्रकाश आता है तो सीधा ऐसे जाना चाहिए था, तो वो प्रकाश का अपवर्तन होता है इस तरह से। सो 7 रंग में वो तोड़ देता है, कौन, प्रिज्म 7 रंग में तोड़ता है ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे नीचे की तरफ जो होता है वो इस तरह से, ये 7 लाइन होती है। सबसे नीचे की तरफ कौन होता है, वो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है। और सबसे ऊपर कौन सा होता है, वो 1 2 3 4 5 6 7, सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल। ठीक है, तो ये बैंगनी रंग का प्रकाश होता है क्योंकि इसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा विचलित होता है, मतलब विचलन होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है सबसे अधिक किसका हुआ, वो हुआ बैंगनी रंग का। तो बैंगनी रंग का प्रकाश इसमें, ये बी। वाह, सभी के सभी बी आंसर सही हैं। ये तो बात नहीं हुई सही भाई, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। घबराएं नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह से इस साल भी आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत धीरे धीरे समझ के करिएगा। ओके, लेकिन चैप्टर को क्लियर करते रहेंगे तभी आएगा मज़ा। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। देखो भाई, ये थोड़ा समझने का प्रश्न है, मैं समझा देता हूँ, फिर एक बार दोबारा से पढ़ लो। एक विद्युत केतली मतलब एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध हम कह सकते हैं, से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। तो हमें ऊष्मा का सूत्र भी तो पता होना चाहिए, क्या है देखो भाई, हम बताते हैं। एक परिपथ है कोई ऐसे करके, एक परिपथ है, इसमें ये लग रहा है कोई प्रतिरोध। ठीक है, और ये सेल है। ठीक है, ये कुंजी है, आप जानते हैं। तो इसमें धारा आई बह रही है, कोई प्रतिरोध है आर। ठीक है, और इसमें कितने समय के लिए बह रही है धारा, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। तो हमारे पास ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो होता है H बराबर I² RT। मान लो T समय के लिए है,
ये इस समय की जो धारा है वो ये है, प्रतिरोध है वो ये है, टी है समय। अब हम कहते हैं अगला हिस्सा, ये तो प्रथम बात हो गई, ऐसा चल रहा है पहले से। अब की बार क्या काम करा, धारा का मान दुगना कर दिया, मतलब 2I कर दिया। प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं करा, देखो प्रतिरोध वही है, प्रतिरोध मतलब केतली ही है वो, ठीक है। तो अब की बार क्या काम करा, धारा तो वो कर दी दुगनी और आर का मान वही है और टी का मान भी वही है। तो रख के देख लेते हैं, एच बराबर हीट बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। देखो भाई आई की वैल्यू कितनी है, 2I है, 2I का वर्ग है, ये आर है, ये टी है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और आई का स्क्वायर आर टी। अब हम पहले वाली और दूसरी वाली में हम तुलना करते हैं। देखो ये पहली वाली चीज़ ये है और पहली वाली चीज़ ये, तो पहले के मुकाबले कितनी गुनी ज़्यादा हो गई ये देखना है हमें। ये पहले के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा हो गई हीट, ठीक है। अब तुम खुद भी जानते हो कि यदि धारा का मान हम उससे दुगना कर दें तो 2 का वर्ग 4 हो ही जाएगा, तो 4 गुना, अगर 3 से तिगुना कर देते तो फिर 9 गुना हो जाती, अगर 4 गुना कर दें तो 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। कोई सा भी सवाल इस तरह का हो सकता है। तो आंसर कौन सा सही रहा हमारे इसमें, 4 गुना, ये सी आंसर इसका सही हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। ये देखो हमने पहले भी पढ़ाया है, आपको पता चला है कि देखो पीतल जो है चुंबक को आकर्षित नहीं करती, या चुंबक जो है पीतल को आकर्षित नहीं, एल्युमिनियम को आकर्षित नहीं करती, मुलायम लोहा को ही आकर्षित करती है, स्टील को आकर्षित नहीं करती। तो लोहा, मुलायम लोहा जो इसकी हेल्प करता है, सबसे उपयुक्त है, कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं, तो ये लोहे को आकर्षित करें। तो इसमें यदि क्रोड बनाते हैं हम तो और ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, किसकी, मुलायम लोहा डालने से उसमें, ठीक है। चुंबकत्वपन उसका अधिक हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा सही रहा, बी। नंबर 6 देखें, क्वेश्चन 6 बहुत बढ़िया है, आराम से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। देखो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस को हम जानते हैं क्या होता है भाई। सबसे पहले आप अवतल लेंस की गुण से देखिए। अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को ऐसे करके, ये अवतल लेंस हो गया, तो प्रकाश ये है आपकी मुख, जैसे प्रकाश की किरण आती है तो इसको फैलाता है, ये गुण है इसका। किसका गुण है ये, अवतल लेंस का। इस तरह से क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता, फैलाने के गुणों को कहते हैं अपसारी, अपसरित करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाशीय किरण आती है तो वो अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है, बिखर जाती है, ठीक है, फैल जाती है। तो फैलने के गुणों का कहते हैं ये अपसारी, अपसरित कर देता है ये कौन, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है भाई, ये तो नहीं फैला रहा है, तो ये तो वापस आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये क्या रहा है, ये झुक रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ये तो मोड़ रहा है, ये कहाँ बिखेर कहाँ रहा है, ये तो मुख अक्ष की तरफ मोड़ रही है। ये है देखो, आई प्रकाशीय किरण और बिखरने लगी, मतलब फैलने लगी, अपसरित होने लगी, तो ऐसा लगता है ये किरण यहाँ से आ रही है, डॉट डॉट जो आ रही है। ये इसका सी आंसर सही है। और ये सीधी निकल गई, जो संभव नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये बड़ा बढ़िया आंसर है हमारे पास, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है, मतलब बदलता किसको, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है, चेंज करता है। कौन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा से बिजली तो नहीं बनाती भाई मोटर। मोटर क्या काम करती है, बिजली से, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी नहीं बदलती, ये भी गलत बात है। विद्युत ऊर्जा को बिजली से ऊष्मा उत्पन्न करती है, गर्मी उत्पन्न करती है, ये नहीं, बल्कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम है विद्युत मोटर। तो ये 7 का डी आंसर था। और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित यंत्र है ये वाला। इस साल के सिलेबस में इस टाइप का क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन क्रिया विधि या विद्युत मोटर कंप्लीट बनाने के लिए बहुत मुश्किल आना, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद करके जाना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलो अगला है केमिस्ट्री का खंड ख। शुद्ध वायु है, तो शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। धातुओं का मिश्रण है, ये संभव नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। यौगिकों का मिश्रण है, मतलब इसमें यौगिक कौन कौन से होते हैं, देखो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और 1% जो होती है वो अन्य गैसें होती हैं। तो सही आंसर इसका ये बिठाएं तो ज़्यादा सही है, एक समांगी मिश्रण है, ठीक है भाई।
चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एल्कीन है, बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। एल्कीन है, एल्कीन का जो सामान्य श्रेणी का सूत्र होता है वो होता है CnH2n। CnH2n, n क्या है इसमें? कार्बन ऑफ, नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहाँ कार्बन देखो कितने हैं, यहाँ कार्बन देखो कितने हैं, यहाँ कार्बन, तो यहाँ कार्बन से दुगने हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन यदि 2 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4, 2 दूनी 4। यहाँ रख रहा हूँ मैं, देखो इस तरह से कार्बन की जगह हम मान लो 3 रख रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 गुणा 3, तो C3। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6। यहाँ क्या हो रहा है? जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है। और ये क्या बता रहा है सूत्र एल्कीन का? एल्कीन का सूत्र ये होता है, मैं साफ करके लिख दूँ, कार्बन जो हैं जितने कार्बन है और उससे दुगने हाइड्रोजन है। मतलब अगर 3 है तो हाइड्रोजन होंगे 6, अगर ये 4 है तो वो हाइड्रोजन होंगे 8, ये 3 है तो ये होंगे 6, ये 2 हैं तो ये हो जाएंगे 4। तो आप देख लो दुगना किससे बैठ रहा है? 3 से 6, ये सही बैठ गया। 3 से 8, दुगने से भी 2 ज़्यादा हुआ, ये तो एल्केन में चला गया। एल्केन का ये सूत्र होता नहीं होता है CnH2n+2, तो ये तो नहीं बैठेगा। कार्बन से दुगना हाइड्रोजन और 2 अधिक, तो ये तो एल्केन का हो गया। कार्बन से दुगना और 2, तो ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा बैठा है? एल्कीन का ये बैठा है, ऑप्शन नंबर 9 का ए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, देखो ये आवर्त सारणी है, ये इस साल सिलेबस से कटी है, फिर भी इसका आंसर हम बता देते हैं कैसे कैसे है। जब हम तीसरे आवर्त की बात कर रहा है, तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जब जाते हैं, इधर से जब जाते हैं, तो पहले आकार जो है परमाणु का थोड़ा बड़ा होता है, फिर और छोटा 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 होता है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहे हैं इधर के चलने, बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहे हैं, लेकिन परमाणु का जो साइज है वो कम हो रहा है। तो यही देखें यहाँ पर, परमाणु क्रमांक में वृद्धि तो होती है, एटॉमिक नंबर में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन परमाणुवीय जो आकार है में कमी होती चली जाती है, ये कमी होती चली जा रही है इसकी, देखो ठीक है, ऐसे करके हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, धीरे धीरे ये कमी होती चली जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। ये सिलेबस से हट गया है, फिर भी मैंने हल्का सा बता दिया है, लेकिन ज़्यादा समझने के लिए आपको चैनल पर चले जाओ, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया, बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको बताया गया। चैनल पर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। मतलब ये तो इनका एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ उपयोग करते हैं, इन चीज़ों का हम कहाँ उपयोग करते हैं। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है, पीओपी जो होती है, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, लिंटर पर डिज़ाइन बनाते हैं, कमरे बहुत अच्छे ढंग से सजाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग करते हैं हम? मूर्ति बनाने में। तो पहले का आंसर ए का किससे संबंध हो गया? सेकेंड से। कास्टिक सोडा NaOH का उपयोग करते हैं साबुनीकरण में। किसका उपयोग कर रहे हैं? स्टेरिन एस्टर और कास्टिक सोडा को मिलाते हैं ना, मिलाते हैं 3NaOH, तो किसमें? साबुन के निर्माण होता है। बहुत बढ़िया है कास्टिक सोडा। NaOH की बात कर रही, NaOH आपने का साबुनीकरण की क्रिया करी थी, तो उसमें NaOH के प्रयोग हुआ नहीं होता, तो ग्लिसरॉल निकलता है, साबुन C17H35COONA हैं। तो उससे पहले जो है हम क्या करें, स्टेरिन एस्टर और कास्टिक सोडे का उपयोग करके हम क्या कर रहे थे? साबुन निर्माण कर रहे। तो क्या बी का फर्स्ट और ए का सेकंड, देख लो, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का फर्स्ट है, ए का चौथा है, ए का थर्ड है, तो ये गलत है। तो ए का किससे है? सेकंड से है, और बी का फर्स्ट से। तो ए का सेकंड से, बी का फर्स्ट से, और बाकी तो सब सही हो जाएंगे। अब देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये खाने वाला सोडा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। और किस में करते हैं? एंटासिड के रूप में, मतलब प्रति अम्ल जो बन जाता है पेट के अंदर, आंत के अंदर बन जाता है, अपच जो होती है, अपच के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये इसके साथ ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? कीटाणुनाशक में। जो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जैसे टैंक नहीं होते हैं पानी वगैरह पानी की जो टंकियाँ होती हैं, तो हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का,
कीटाणुनाशक के रूप में, जिससे जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं उसके। ठीक है, तो ये इसका उपयोग हो गया। तो सीधी सी बात है कि बी आंसर सही हमारा हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कितना। देखो भाई आराम आराम से करेंगे तो कोई बात नहीं, 15 मिनट खर्च हो गए, लेकिन आप समझ तो गए होंगे क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। लिखा है निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। देखो मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो जल, इसमें तो कुछ प्रभाव नहीं है, ये तो लवण है, मतलब जलीय विलयन है ये। KOH ये भी वही है, ग्लूकोज है ये भी वही है, इससे कोई तो लवण का जो लवणीय हिस्सा है उससे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो जो ऑरेंज मिलाने पर मेथाइल ऑरेंज जो होता है वो लाल कब आता है, जब कोई अम्ल मिल जाए इसमें, तब ये क्या हो जाएगा, जब ये अम्ल मिल जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। तो ये अम्ल है हमारे पास H2SO4, समझ में आ गई होगी। तो ये H2SO4 क्या है, अम्ल है, अम्ल डालते ही लाल हो जाता है। कौन, मिथाइल ऑरेंज। ये आपने क्लास में करके भी देखा है। आइए अब देख लेते हैं उपखंड ग। नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, मतलब पर्यावरण के लिए हितैषी का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब नुकसानदेह नहीं है, पर्यावरण के लिए लाभकारी है, पर्यावरण को बचाता है। तो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा से क्या करते हैं हम, प्राकृतिक गैस, भाई कोई प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो वायुमंडलीय और जो वातावरण नुकसानदेह है। पेट्रोलियम पदार्थ जो जलाते हैं वो भी नुकसानदेह, कोयला जलाते हैं वो भी नुकसानदेह। तो पवन ऊर्जा से जो है वो कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जब पवन चक्की होती है उसका उपयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पवन ऊर्जा। ये चैप्टर नंबर लास्ट वाला ये तुम्हारा कटा है, लेकिन प्रश्न इसमें दिया है तो फिर कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। मेंडल प्रसिद्ध हैं, ग्रेगर जान मेंडल क्यों प्रसिद्ध थे भाई, इसके लिए तो प्रसिद्ध है नहीं, वो DNA के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, जैव विविधता के कारण तो क्या है वो आनुवांशिकी के लिए प्रसिद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। नंबर 16, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, शुक्र वाहिकाओं में नहीं होता, अंडाशय में नहीं होता, यकृत में नहीं होता है। ठीक है, तो पाचन के लिए काम आती है। यकृत एक ग्रंथि है, बहुत बड़ी ग्रंथि है मनुष्य के अंदर, सबसे बड़ी ग्रंथि मुझे लगता है यही है। और ये कहाँ होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कूपिका, वायु कोष्ठिका, देखो इससे पता चल जाता है वायु कोष्ठिका मतलब जो हवा है, जो वायु है, जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ से, फेफड़ों में, तो फेफड़ों से संबंधित है इसका तो भाई। ठीक है, कुपिका जो होता है वो फेफड़ों से संबंध रखता है। वायु कोष्ठिका पाई जाती है कहाँ, फेफड़ों में। नंबर 18 है पौधों में जल के परिवहन हेतु, तो जो जल चढ़ता है ऊपर वो फ्लोएम के द्वारा नहीं चढ़ता है, मज्जा के द्वारा नहीं चढ़ता, रंध्र के द्वारा नहीं चढ़ता है, बल्कि जाइलम के द्वारा। ये क्या, जो वेपर होती हैं, जहाँ से पत्तियाँ, रंध्र होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों पर से नीचे से जड़ से जाता है पानी धीरे धीरे, वो जाइलम के द्वारा जाता है। ठीक है, अब आता है अगला हिस्सा, 19 नंबर देखेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, तो देखो भाई स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका जो वो नहीं, BP ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 ऊपर वाला होता है, नीचे वाला 80 होता है। तो ये वाला आंसर तुम्हारा सही कहलाएगा। चलो इसको भी पढ़ लो भाई, जब आगे है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, देखो बहुत ही बढ़िया है ये, वो है राजेंद्र सिंह। इन्होंने 46 वर्ष तक बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, लगभग 1000 गाँव को जल प्रोवाइड कराया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं। फिर भी अगर अगला क्वेश्चन भी आप करना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा भाई, बताना आप। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।